ऊपर की तरफ आते हैं और अब हम जा रहे हैं बिहार। बिहार देखिए, वहां तो राजनीति जो है वो भरी पड़ी है कदम कदम पर, और बिहार की जनता ने इस बार क्या फैसला सुनाया है, अब वो अंजना आप अपना डेटा खोलकर बताइए। तो दिल थाम कर आप रखिए, क्योंकि अब मेरी उंगलियां वहां जाएंगी जहां से आपको पता चलेगा कि ये जो नीतीश बाबू इधर से उधर, फिर उधर से इधर, फिर इधर से उधर, पता ये 11 बजे तक मैं कर सकती हूँ इधर से उधर उनका चलता रहता है। क्या एनडीए में इस बार वो जादुई परफॉर्मेंस बरकरार है? तो आइए दबाते हैं एनडीए का ये बटन और आपको बताते हैं वोट परसेंटेज में एनडीए कहां पर है। 48%। पिछली बार बीजेपी को सिर्फ आई थी 24 और जेडीयू को 16, मिलाकर हो जाता है लगभग आप देख लीजिए 30 और 40% के आसपास। 48 जब वोट परसेंटेज आप दोनों का मिलाते हैं 30-40% के आसपास वोट था, और एलजेपी का भी जोड़ लीजिए तो भाई 48 हो जाता है। तो 48% बरकरार है। नहीं, मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, पिछली बार एनडीए को करीब 56% वोट शेयर आया था, इसी के चलते 39 सीट जीते थे 40 में से एनडीए ने। इस बार 48% सब मिला के आ रहा है। ठीक है, एक दो पार्टियां जुड़ गई हैं इधर से। आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए बुरी खबर है? मैं कहूंगा बुरी खबर का मतलब है कि हाँ, वोट शेयर में सब्सटेंशियल डाउन हुआ है, तो जरूर हो सकता है कि सीट शेयर में भी डाउन हो। तो ये देखिए सीट शेयर में क्या है हम आपको बताएंगे। बिहार से अंजना, इसका मतलब पहली बार अब जब से हम चले हैं बुरी खबर है बीजेपी के लिए, क्योंकि इतना परसेंटेज नीचे आना बड़ी बात है। एक बार इस पर देखिए, पिछली बार बीजेपी को यहाँ पर आई थी 24%, जेडीयू को 22% और एलजेपी को 8%। तो ये पार्टियों का गठबंधन जब आप जोड़ते हैं तो वो नंबर्स लगभग उसी के पास आता है। चलिए ठीक है, मैं एक सेकंड आ रही हूँ। इंडिया गठबंधन पे जल्दी से वोट शेयर आपको दिखा देते हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन को वोट शेयर के मुताबिक क्या नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इंडिया गठबंधन का मैंने प्रेस कर दिया बटन। 42%, मतलब कांटे की टक्कर है। इजाफा है। हाँ, आरजेडी को 15 और कांग्रेस को पिछली बार 8 के आए थे। और बताइए। हाँ। देखिए, पिछली बार के जो गठबंधन था और अभी का था, पिछली बार आपको याद होगा कन्हैया कुमार ने बिहार से चुनाव लड़ा था, लेफ्ट पार्टी। अब पूरी की पूरी लेफ्ट पार्टी और ये सब के सब इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए देख रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल है। लेकिन एनडीए के गठबंधन में भी ज्यादा करके कमी नहीं है। ये जो अदर्स थे, लेफ्ट पार्टीज थी, ये सब थी, ये सब कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स हुआ है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से नंबर्स बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे वही लगभग ये तय करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा भर रही है, उसमें ये 39 आउट ऑफ 40 आई थी पिछली बार, 17, 16 एस और 6 एलजेपी के। ये देखिए, सबसे पहले हम एनडीए के नंबर्स यहाँ पर दबाते हैं। यहाँ पर एनडीए का अलायंस बहुत मायने रखता है कि आखिर उनकी 29 to 33, ये बहुत बड़ी गिरावट मानी जाएगी। लगभग आप बता रहे हैं लोअर एज अगर हम ले लें तो 10 सीटों की गिरावट है, अगर अपर एज ले ले तो 6 सीटों की गिरावट आप बता रहे हैं। और कई लोग ये मानते हैं, मेरा क्वेश्चन है आपसे प्रदीप जी, कि ये ज्यादातर जेडीयू वाली सीटों पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास ब्रेकअप है? बिल्कुल ब्रेकअप है मेरे पास। पिछले बार बीजेपी ने 17 में 17 सीटें जीती थी, 17 में कॉन्टेस्ट किया था, 17 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी 13 से 15 जीतती आ रही, तो 1 से 2 सीट बीजेपी की भी कम होती हुई दिख रही है। जेडीयू ने 16 जीती थी, अब 9 से 11, यानी आप लोअर एज लें तो 9 और 16, यानी 7 सीटों का नुकसान केवल जेडीयू को यहीं पर होता है। और एलजेपी जिसने 6 जीती थी पिछली बार, 6 की 6 सीटें जीत ली थी, उसको क्या हो रहा है? उस बार 5 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो इस बार 4 से 6 सीटें 4 सीटें जीतने की उम्मीद उनको है। तो 4 आउट ऑफ 5 उनकी परफॉर्मेंस ठीक है यहाँ पर। मतलब जो सबसे ज्यादा फॉल है, मतलब वो थ्योरी आपके अनुमानों के मुताबिक सही जाती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार फिसल रहे हैं। अब हम इंडिया कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। नीतीश कुमार कमजोर कड़ी, वो एक बैगेज है। बैगेज तो नहीं कह सकते, लेकिन कमजोर कड़ी आज की डेट में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में नजर आ। और एक बहुत दिलचस्प बात आपको बताते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि केरल में एक भी सीट आज तक बीजेपी ने नहीं जीती थी, अनुमान बता रहे हैं जीतेगी। बिहार एकमात्र हिंदी पट्टी का ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी का कभी कोई मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाया है। बहरहाल इसी बिहार में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें, क्या तेजस्वी यादव एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं? लोकसभा चुनावों में 7 से 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जो सिर्फ एक किशनगंज की सीट पिछली बार कांग्रेस की झोली में गई थी, आरजेडी का सफाया हो गया था। जीरो से, हाँ?
जल्दी से बताइए। 7 से 10 में 0 से 6 से 7, आरजेडी 6 से 7 सीटें मिलती हुई। आरजेडी 6 से 7 अकेले आरजेडी। और कांग्रेस 1 से 2। 1 से 2 और लेफ्ट पार्टी को भी मिलती दिख रही है करीब इसीलिए 1 से 2 सीट। सब मिलके 6 से 7 सीटें आप बता रहे हैं कि यहाँ पर आरजेडी तेजस्वी यादव को जाती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव लगातार वहां पर अपनी एक पहचान, एक जमीन बना रहे हैं और अगर वो तीसरी बार, जब देखिए ये भी आपको मानना पड़ेगा कि तीसरी बार बीजेपी पुनः वापसी के लिए खोज रही है मौका। वहां नीतीश बाबू को, चाचा भतीजे में नीतीश बाबू कमजोर कड़ी बन रहे हैं और तेजस्वी उभर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल स्ट्रांग बन रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज जो कि अभी शायद आपकी हॉट सीट में आए, पुरलिया, जहाँ से पप्पू यादव, पूर्णिया हॉट सीट जहाँ पर कूल हवा बह रही है, ये बहुत दिलचस्प सीट है। यहाँ पर मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि पप्पू यादव बड़े दिलचस्प किरदार है। ये साहब कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी में हाथ मिलाकर माला पहन के शामिल हो गए। अच्छा, पूर्णिया से ये कई बार सांसद रह चुके हैं। इन्होंने कहा पूर्णिया से लड़ना है, इनको इनकार कर दिया गया। और आप ये बता रहे हैं कि निर्दलीय जब वो लड़ रही हैं वहां पर, तो वहां पर वो संतोष कुमार कुशवाहा जो कि जेडीयू की तरफ से कैंडिडेट हैं, उन पर अपर एज है उनका। बिल्कुल, ये मैं ऐसा कह रहा हूं कि लोकप्रियता जो है पप्पू यादव की, वो दूसरी अन्य पार्टियां जो भी चुनाव लड़ रही हैं उनसे अच्छी खासी ज्यादा। हॉट सीट कूल हवा चलती हुई दिखाई दे रही है पप्पू यादव के लिए। दूसरी सीट जो हॉट सीट हम आपको दिखाने वाले हैं, हॉट सीट कूल हवा, वो है मीसा भारती की सीट। रामकृपाल यादव चाचा लगातार भतीजी को वहां पर हरा रहे हैं, मीसा भारती को आरजेडी के, और ये दूसरी बार वो वहां पर, तीसरी बार मुझे लगता है कि आमना सामना इनका हो रहा है। रामकृपाल यादव एक वक्त पर लालू यादव के चारों तरफ, जब हम लोग उनको बतौर रेल मंत्री इंटरव्यू करते थे, तो उनके साथ रहते थे, उनका पीछे पीछे चलते थे। वो रामकृपाल यादव बीजेपी में आकर लगातार उनकी बेटी को शिकस्त दे रहे हैं। यहाँ पर लेकिन आप कह रहे हैं कि हॉट सीट में कूल हवा मीसा भारती के लिए बह रही है। कांटे की इस बार जैसे आपने बताया वो लगातार हारते जा रही थी, और इस बार जब आरजेडी अच्छा करती हुई नजर आ रही है 19 के मुकाबले, तो नेचुरली इस सीट के ऊपर उनका अच्छा कर पाना स्वाभाविक है, जो कि एक यादव मुस्लिम बाहुल्य सीट है। हाँ जी, तो क्यों ना अंजना एक बार हम जरा पटना चलें और वहां का जो लोकल माहौल है उसको हम जान लें। तो सुजीत कुमार झा को हमारे कंप्यूटर बाबा एक वीडियो कॉल लगा रहे हैं, और देखिए सुजीत हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और सुजीत से हम पूछते हैं कि इस बार बिहार में इस चुनाव का हीरो कौन है। पटना में सुजीत मौजूद हैं, वो हमारे स्टूडियो में आएंगे, लेकिन ये भी जानना दिलचस्प है। सुजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सुजीत जल्दी से आपसे ये प्रश्न, और वो प्रश्न ये है कि क्या आप भी ये जो आंकड़े प्रदीप जी दे रहे हैं, अनुमान दे रहे हैं, उससे आप सहमत हैं? क्योंकि 39 आउट ऑफ 40 से फिसलती हुई एनडीए दिखाई दे रही है, कमजोर कड़ी नीतीश कुमार दिख रहे हैं, और तेजस्वी यादव की मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मार्जिनली ही, लेकिन 6 से 7 सीट सिर्फ आरजेडी की, और टोटल गठबंधन की 7 से 10। तेजस्वी की बात करें, तेजस्वी 6 से 7। सुजीत। बिल्कुल अंजना, काफी हद तक इस आंकड़े को माना जा सकता है। जिस प्रकार का माहौल बना, अब देखिए जब चुनाव की घोषणा हुई थी उस समय लग रहा था कि यहाँ पर एनडीए को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। कुछ महीने पहले ही, 2 महीने पहले ही नीतीश कुमार भी आकर एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कैंपेनिंग की, अब देखिए कोई भी उनके साथ नहीं था। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों ने 291 रैलियां की पूरे बिहार में, और करीब करीब सारे विधानसभा क्षेत्र में गए। 243 विधानसभा है, और जाहिर है कि 40 लोकसभा में जिस प्रकार से उनकी कैंपेनिंग हुई, और कैंपेनिंग का जो आधार रहा संविधान को लेकर और आरक्षण को लेकर, और साथ साथ नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, ये युवाओं को काफी हद तक आकर्षित करने में सफल रहा। चूंकि एनडीए का वोट बैंक इतना ज्यादा है, और पिछले 2019 का जो वोट मार्जिन है वो इतना ज्यादा है कि उसको पाटना काफी मुश्किल का काम है। इसलिए हम लोग का भी अनुमान लगभग यही है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव और ये दिलचस्प है ना, देखिए सुजीत की चिराग पासवान फिर से सफल होते हुए दिख रहे हैं। ये बात
कई मामलों में महाराष्ट्र आने पर भी दिलचस्प होगा। मैंने हमेशा ये कहा है कि जब भी विरासत की पॉलिटिक्स की बात आती है तो जनता विरासत बेटे को ही सौंपती है। पशुपति पारस चाचा को एक वक्त पर बीजेपी ने आगे बढ़ाया, मंत्री बनाया, ऐसी स्थिति भी आई कि चिराग पासवान का सफाया हो गया, लेकिन चिराग पासवान लॉयल बने रहे प्रधानमंत्री के साथ, वो टिके रहे और उसी का मतलब उनकी सफलता ही ये मानी जाएगी अगर 5 सीटें वो लड़ रहे हैं और वहां पर 5 उनकी परफॉर्मेंस दिखती है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र में दिलचस्प होगा देखना कि शिवसेना की विरासत उद्धव ठाकरे को सौंपी जाती है, एकनाथ शिंदे को, एनसीपी की विरासत अजित पवार को सौंपी जाती है, शरद पवार के पास बरकरार रहती है। लेकिन यहां पर यह इशारा साफ है कि जो फैमिली लेगेसी है, जो रामविलास पासवान की लेगेसी है, वो उनके बेटे को ही जनता पास ऑन करती हुई अनुमानों के मुताबिक दिखाई दे रही है। और अब हॉट सीट कूल हवा का वक्त आया है, तो आइए आपको दिखा देते हैं हम जो बिहार की भी सीटें हैं, दोनों सीटें हमने आपको दिखा दी है, चाहे वो पूर्णिया की सीट हो जहां पप्पू यादव के लिए कूल हवा बह रही है, या फिर मीसा भारती के लिए कूल हवा बहती हुई रामकृपाल यादव के खिलाफ पाटलिपुत्र की सीट पर